B.R. अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और B.R. अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अगर आपके अंदर सच में आग लगी है, मेरा तेरा, मेरा संगठन, उसका संगठन, ये बड़ा ये छोटा, अगर आप इससे परे नहीं निकलेंगे तो बड़ी बात कभी नहीं सोच सकते। अपने जीते जी सब कुछ करना चाहेंगे। मुझे मानना है कि बड़े लोग ये चिंता नहीं करते कि आज क्या होगा, उनके जानने के बाद क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। आज अंबेडकर को जब हम जिस बैकग्राउंड में देखते हैं, ठीक है उनका राजनीतिकरण लोग करते हैं, करें, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अंबेडकर को देखिए कि जब संविधान कंप्लीट हो गया, सारी चीज हो गई, तो वो और राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन दोनों के बीच में बातचीत किस विषय पे हो रही है, और वो विषय लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि ये दो लोग आज अगर कार करें बात तो कहेंगे नहीं नहीं यार कुछ अपना मंत्री बनते, बाद में तमाम सारी चीजें हुई कि अंबेडकर को टिकट नहीं दिया, उनको हराया, ये सब अलग बातें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। दो ही लोग हैं जिन्होंने ये आपस में चर्चा की। संविधान बन के कंप्लीट हो गया था, प्रेम्बिल तैयार हो गया था, सारी उसकी लिखा पढ़त कंप्लीट हो गई थी, तब B.R. अंबेडकर ये बात कह रहे हैं कि ये जो संविधान है ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जो फोटोकॉपी है उसमें कुछ कुछ हमने लगा दिया है, कुछ हटा दिया है, कुछ बदल दिया है, कुछ इधर कर दिया है। तो संविधान का जो पहला पन्ना है, जो फर्स्ट पेज है, जब आप उसे खोलेंगे जहां प्रियम्बल लिखा हुआ है, प्रियम्बल के बाद एक पेज और है, उसमें बताया गया कौन कौन लोग थे, फिर उसके बाद जो पहला पेज है उस पेज पे क्या लिखा है, और उस लाइन को मैं आज भी सोचता हूं कि क्या लोग थे भाई उस दौर में। हम तो ये आज सोचते हैं तो हमको लगता है यार पता नहीं कभी हम ऐसा सोच भी पाएंगे नहीं आएंगे। भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अब हम सबको लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसी शब्द को पकड़ा और उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में यहां से लेके वहां तक इंडिया ही इंडिया है, इसमें भारत कहां है। बन चुका था, छपने जाने वाला था, उसे रोका गया और दोनों के बीच में मंत्रणा हुई कि हम भारत के संविधान में इस भारत का जो संविधान लिखा गया है, जो इंडिया की कॉपी है, इसके अंदर भारत को कैसे ला सकते हैं। तो यह हुआ कि अब तो लिख चुके हैं, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अंबेडकर का यह सजेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को था। आप बाद में ये पूछ लीजिएगा कि पुष्पिन जी आप तो वहां नहीं बैठे थे तो फिर कैसे पता चला आपको, आप पूछ लीजिएगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। अंबेडकर ने कहा कि जो हमारी अनादिकाल की सभ्यता है, इस सभ्यता में कौन कौन लोग आए, कैसे कैसे राजा आए, उन राजाओं के यहां कैसे काम चलता था, स्टेट के साथ उनके क्या संबंध होते थे, हमारे आदर्श क्या थे, हमारे मूल्य क्या थे, इन सब चीजों की उन लोगों ने जिम्मेदारी बंगाल के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट नंदलाल बोस को दी। और नंदलाल बोस उस समय के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनकी एक टीम थी, और उस टीम में भी एक 21 साल का बच्चा था जिनका देहांत 2007 में हुआ है। 21 साल के बच्चे को नंदलाल बोस ने कहा इसकी तेजी से स्टडी करो और देखो कि हम किस चैप्टर पर हमारे हजारों साल की सभ्यता में क्या होता था, उसका चिन्ह लगा देना है बस इसमें। इस पे बात तय हुई और दोनों के पास कम समय था और दोनों ने क्या गजब का काम किया, यह देश उनको नहीं जानता। भारत का संविधान तैयार हो गया, उसमें 22 चित्र लगाए गए। भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर जानते हैं क्या चित्र है? आप पूरा बनारस और देश भर में बहुत सारे लोग, अश्वनी उपाध्याय से लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, पहली बात तो मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि बनारसियों से ये कैसे गलती हो सकती है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान व्यापी मंदिर है आपके रिकॉर्ड्स में। मैं किसी से द्वेष रखता हूं ऐसा नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में वो ज्ञान व्यापी मंदिर है। लोगों ने नरेटिव चला दिया, आपने मस्जिद बांध ली। उस ज्ञान व्यापी जिसको आप क्या कहते हैं, मस्जिद कहते हैं,
उसी के सामने एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग रखा हुआ है? भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर वही शिवलिंग अंकित है। भारत के संविधान के 5वें पृष्ठ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पे आ रहे हैं। यह चित्र ओरिजिनल संविधान में मौजूद है। उसमें छत्रपति शिवाजी भी हैं, उसमें रानी लक्ष्मीबाई भी हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं, उसमें जैन दर्शन भी है, उसमें बौद्ध दर्शन भी है। ऐसे कोई 22 चित्र थे, बने और छपने गए। और जब छप रहे थे तो हमारे चचा जान को कुछ पता चला तो थोड़ा परेशान हुए, और छपते छपते उस संविधान को रोका गया। और फिर कंप्रोमाइज यह हुआ कि अब इसको नहीं हटा सकते, अब तो आधा छप चुका है। वो लोग भी समझदार थे, उन्होंने भी चचा को ऐसा फंसाया कि अब चचा की समझ में नहीं आ रहा था कि आधा छप चुका है तो करें क्या। लेकिन चचा जान ने 2 अपने रिश्तेदारों की तस्वीर उसमें डलवा दी। 22 चैप्टर में हर चैप्टर पर एक ही तस्वीर है। सिर्फ 2 जगह ऐसी जगह है जहां 2-2 तस्वीरें हैं। तो लक्ष्मीबाई के साथ में अकबर की तस्वीर है, और दूसरी जगह क्या बोलते हैं उसको, टीपू सुल्तान। बाकी सारे चित्रों में आपकी हजारों साल की सभ्यता के चित्र हैं। ये चित्र बन गए, आ गए, सब कुछ हो गया। पूछो ये लाल किताब लेके घूम रहे कि संविधान को ये बदल देंगे। संविधान बन के आकर के मुश्किल से 2 साल भी नहीं हुए थे, आपने उसमें से सारे चित्र गायब कर दिए। लेकिन ओरिजिनल संविधान लोकसभा के अंदर रखा हुआ है, उसकी खस्ता हालत है, उसमें सारे चित्र हैं। और उसके बाद से बेचित्रों का संविधान चल रहा है। आप पूछेंगे मैं इतनी लंबी कहानी क्यों सुना रहा हूं? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि इसके पीछे की जो हुआ है वो आपको गौरवान्वित करेगी। जो गलती आपसे कम वोटों की हो गई, अगली बार मत करना, अगली बार मत करना। चावल महंगा होगा, सस्ता में होगा, ये जिंदगी भर जब तक आप रहेंगे ये चलता रहेगा। हम चावल सस्ते की वजह से जिंदा नहीं है, और महंगा हो जाएगा तो मरेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। एक पार्लियामेंट बनाई, भारतीय राजनीति के 3 बड़े हीरो, जिसको कांग्रेस पार्टी ने किसी भी कीमत पर उनकी पहचान को इसलिए दबाया कि अगर उन तीनों में से कोई भी एक सामने खड़ा होगा तो फूल वाले चचा बड़े बौने नजर आएंगे। बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने से एक ही सीखना चाहिए कि बड़ा बनने के लिए चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। आप बड़े हैं तो 100 साल बाद भी आपको लोग देखेंगे कि वो बड़े हैं। आप सोचिए, पार्लियामेंट बन रही थी, वो एक और है, वही अब आदमी एक ही है, हर बार में उसका दखल है तो उसका बोलना पड़ता है, जो आलू से सोना बना रहा है। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि हम जब एक खास तौर से बनारस है, जो हमारे ऐसी जगह हैं जहां ज्ञान का सबसे ज़्यादा रोल है, जहाँ के लोग मस्त हैं, वो किसी आ जाए किसी से फ़र्क उनको पड़ता नहीं है। अगर उन जगह पे ये बात न पता चले तो आपके अंदर वो भाव जो है, मैं समझता हूँ कि मेरे सब कुछ बोलने का मतलब नहीं है। मैं साथ साथ वो बताता भी जाता हूँ, और जिसने किया है, मुझे उसकी जाति क्या है, वो किस पार्टी का है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि उसने बड़ा काम किया है। भारत की संसद नई बनवाई। लोग कह सकते थे कि इतना करोड़ रुपया क्यों खर्च कर रहा है, वो तो बहुत, अभी तो बहुत चल सकती थी, क्या दिक्कत है। लेकिन एक काम को करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसका अंदाजा लगाइए। भारत की संसद बनी, चल रही है, बन रही है, इनकम्प्लीट थी। जिस स्वतंत्र वीर सावरकर को भारतीय राजनीति ने किनारे पे, हाशिए पे लगा दिया था, जिन्होंने अपने अंतिम समय, उनकी मृत्यु वैसी मृत्यु नहीं हुई जैसे हम लोग सुनते हैं, उन्होंने अपना अन्न त्याग दिया था। वो कह रहे थे कि मेरा शरीर अब किसी लायक नहीं रहा तो मैं अन्न का सेवन क्यों करूं, और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। और सावरकर कहां कहां रहे सबको पता है। सावरकर जैसे आदमी की तुलना
उनकी तारीफ या उनके बारे में बुराई करने के लिए भी बहुत बड़ा कद चाहिए। वो कहता आई एम नॉट ए सावरकर। तुम्हारा बाप दादा परदादा सावरकर बन नहीं सकता। पंजाब की एक रियासत थी, उस रियासत के अंदर ज्ञान बांटने वालों का मना है, तो मैं उसका नाम भूल रहा हूं भी। ये चले गए थे फूल वाले चचा वहां ज्ञान देने अंग्रेजों का। उस पंजाब की रियासत का जो हीरो था, जो चला रहा था, पकड़ के जेल में डाल दिया। पिताजी ने उनके चिट्ठी लिखवाई अंग्रेज से कि इस राजा को चिट्ठी लिखो कि मेरे बेटे को छोड़ दे। 3 ही दिन में दिन आ गए, वो सावरकर मुकाबला करेंगे। सावरकर नाम ही अपने आप में काफी है। इसलिए सावरकर को भारतीय राजनीति ने हाशिए पे करा। उनके बारे में क्या क्या नहीं लिखा। कोई कहते थे वो इन्फॉर्मर थे, फलाने थे, और वो लोग कह रहे हैं जो इन्फॉर्मर की औलादे हैं। अरे कोई बड़ा आदमी सावरकर के बारे में कहे तो थोड़ा लगता है कि यार बड़े आदमी ने कहा है, कुछ तो तथ्य होगा उसमें। इतनी सरकारें आई, इतने लोग आए, तब भी आपके भी लोग थे, ऐसा नहीं था। तब तो तैल चित्र लगाने से भी आपने इनकार कर दिया था। आप थे पावर में, ऐसा नहीं था। टूटी फूटी ताकत में थे, नहीं किया आपने। उसी आदमी ने, इनकंप्लीट भारत की संसद थी, उसने घोषणा की। क्योंकि वो दिन निकल जाता, फिर आगे क्या होता। मैं ये मानता हूं कि जो बहादुर लोग होते हैं वो कहते हैं आज अभी जो कर दोगे वही फाइनल है, कल का पता नहीं है। उसने घोषणा की कि भारत की संसद का इनॉग्रेशन 28 मई को होगा। वो जो आलू से सोना बना रहे थे उनको ये भी पता नहीं था कि 28 मई को क्या है। जब उसने 28 मई को किया और उस संसद के अंदर एक पूरा सावरकर का चित्र लगाया, तब पता चला 28 मई को सावरकर पैदा हुए थे। तो सावरकर को स्थापित कर दिया। अब लोग पार्टी हटाएं, सावरकर 28 मई भारत की संसद पर अंकित है। अंदर इतना बड़ा तैल चित्र लगाया कि बौना नजर आएगा वो जो है पप्पू। इसलिए समय आता है जब बहुत सारे लोगों को आप अच्छा काम करके जाएंगे, मेरा मानना है 50 साल 100 साल के बाद कोई ना कोई आपके काम को पहचानेगा और खड़ा कर देगा। अपने जीते जी ही सब बन जाना है। इस बीमारी से बाहर निकलिए। जो कर सकते हैं करके चले जाइए। आपका नाम आपके जीते जी लिख जाए, इस दीवार पे लिख जाए, उस दीवार पे लिख जाए। सब दीवारों पे नाम लिखवाने पे लगे हुए हैं। कुछ लोग तो एडवांस में लिखवा रहे हैं। उसी पार्टी ने सरदार पटेल को 12 वोट बनने के बाद नहीं प्रधानमंत्री बनने दिया। आप उस आदमी के काम करने के तरीके को उस एंगल से देखेंगे तब आप में भाव आएगा। आप मेरा तेरा करके मत देखिए। पूरे भारत में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगी है। जिस कांग्रेस पार्टी ने 1945 की एक झूठी प्लेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस को मरा घोषित कर दिया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए थे 40 का, तो हमारे पिताजी गए और बोले सुभाष, पट्टाभी रमन की हार मेरी हार है। वो खुददार लोग थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जाइए। पूरे तरीके से जगह से कहीं सुभाष का कद बड़ा ना हो जाए। सुभाष के परिवार का कोई राजनीति में नहीं है, न उनकी जाति वाति का किसी को पता है कि वो थे क्या। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये भी महत्व नहीं है। लेकिन मैं वो भाव के लिए कह रहा हूं, सुभाष जिसको कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए कि वो पहला देश का आदमी है, मेरा ख्याल है दुनिया में पहला आदमी होगा जिनका साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य भारत में था, उनके होते हुए भारत देश की आजादी की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 में की। और उस घोषणा के बाद विश्व के 9 देशों ने आपको मान्यता दी। पूछो फूल वाले चचा को मान्यता किसी ने दी थी कि नहीं दी थी? चिंता नहीं की, किया उन्होंने। सब कुछ हुआ, वो चले गए, कोई पूछने वाला नहीं। सुभाष का नाम कभी कभी कहीं आ जाता था, इनके जमाने में तो आता नहीं था। लेकिन उस बात को, उस भाव को आप तक रखने के लिए कह रहा हूं, कोई आएगा। एक आदमी आया, सत्ता का केंद्र से लेकर के इंडिया गेट के बीच के रास्ते को राजपथ कहते थे।
उस राजपथ को ठीक किया, और जिस इंडिया गेट में भारत राष्ट्र के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी। वो राजनारायण नाम के एक नेता थे, वो सुनते नहीं थे किसी की, उन्होंने खूब हंगामा किया, वो मूर्ति हट गई वहां से और कोरोना पार्क में लगी हुई है आज भी दिल्ली के अंदर। तब से लेके अब तक वहां मूर्ति नहीं लगी। किसी ने गांधी की लगाने की कोशिश की, किसी ने श्रीमती गांधी की लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं लगी। और एक दिन आपके एमपी ने छत्तीसगढ़ के एक पहाड़ की चट्टान को कटवा करके 28 फीट ऊंची सुभाष की मूर्ति इंडिया गेट पे लगाई है। आप किताबों में नहीं पढ़ाना चाहते, मत पढ़ाइए, किस किस को छुपाएंगे? सुभाष खड़ा हुआ है। तो तीन जो लोग जिनको खत्म करने की कोशिश की, तीनों दिल्ली की सत्ता के केंद्र में खड़े हुए हैं।